कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सभी गॉड 1000 साल बाद मीटिंग करते हैं, जिनमें से एक जीएस नाम का गॉड पूछता है क्या हमें अब इंसानियत को ख़त्म कर देना चाहिए या फिर उन्हें 1000 साल और जीने दिया जाए। शिवा गॉड कहता है हमें उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। तभी एक लेडी गॉड कहती है वैसे भी उन्हें पूरी अर्थ पर पोल्यूशन भर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी जानवर और मछलियाँ मर रही है, उन्हें मार ही देना चाहिए। और फिर सभी गॉड इंसानियत को ख़त्म करने के लिए कहते हैं। फिर गॉड जीएस दुनिया को ख़त्म करने का फैसला सुना देते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक वोल्करिया आ जाती है और इस फैसले से इनकार करती है और उनके आगे एक होली बुक का प्रस्ताव रखती है और कहती है इस रूल के हिसाब से इंसानियत को ख़त्म करने से पहले 13 गॉड को 13 इंसानों से लड़ना होगा। अगर गॉड जीतते हैं तो इंसानियत ख़त्म और अगर इंसानियत जीतती है तो उन्हें 1000 साल और जीने दिया जाएगा। इस बात को सुनकर पहले सब गॉड गुस्सा हो जाते हैं, फिर गॉड जीएस इस बात को सुनकर खुश होते हैं और इस प्रस्ताव को मान लेते हैं और 13 इंसान फाइटर को चुनने के लिए उस वल्करी को ही कह दिया जाता है कि तुम अपनी मर्जी से जिसे चाहो उस इंसान योद्धा को चुन सकती हो। जो वैल्किरिया होती है वो आधी इंसान और आधी गॉड होती है, इसलिए सारे गॉड उनसे नफरत करते हैं और इस वैल्किरिया का नाम वरन हिल्डे है। और फिर गॉड जीएस इंसानों और गॉड के लड़ने का फैसला सुना देते हैं और इस फाइट को नाम दिया जाता है रैग्नारोक। फिर आखिर वो दिन आता है जब वोल्हेला एरिना में रैग्नारोक होती है। इस एरिना में बहुत सारे इंसान और बहुत सारे गॉड मौजूद होते हैं जो कि इस लड़ाई को देखने के लिए आए हैं। फिर गॉड और इंसान के बीच की फाइट शुरू होती है। गॉड की तरफ से सबसे पहले फाइटर बिजली का गॉड थोर लड़ता है, जिसे सबसे ताकतवर गॉड भी कहा जाता है और इसका हैमर जिसका नाम एमजोल्निर है किसी भी लैंड को आसानी से तबाह कर सकता है। इस फाइट में थोर आ रहा है ये देखकर ब्रनहिल्डे की छोटी बहन गोल बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर ब्रनहिल्डे कहती है हमारा फाइटर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो उसे आसानी से हरा देगा। और जो इंसान थोर से लड़ने आता है वो एक चाइनीज़ फाइटर लूबू होता है जो 3 किंगडम में सबसे ज़्यादा ताकतवर योद्धा था। भीड़ में बैठा एक आदमी गॉड से मदद मांगता है। ब्रनहिल्डे उसे कहती है जिससे तुम मदद मांग रहे हो हमें उन्हें ही हराना है क्योंकि वो तुम्हारी दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं। दोनों योद्धा लड़ने के लिए आ जाते हैं। तभी थोर का एक फैन बोलता है इसे जल्दी से हरा देना थोर। लूबू का फैन भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है उसकी चटनी बना दो लूबू। लूबू का स्टूडेंट अपने टीचर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। ब्रनहिल्डे कहती है जब हमारा इंसानी योद्धा जीतेगा तो हम उनके चेहरे पर लानत भरा मुक्का मारेंगे, जिससे गॉड की काफ़ी शर्मिंदगी होगी। फिर दोनों फाइटर एक दूसरे के करीब आते हैं, जिसे देखकर सब गॉड कहते हैं कैसा घमंडी इंसान है, मौके का फ़ायदा उठाकर अटैक भी नहीं कर रहा है। ब्रनहिल्डे सोचती है वीर योद्धा ऐसा ही करते हैं। फिर लूबू और थोर एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। लूबू थोर को पीछे धकेल देता है और कूदकर अपने हथियार से उसके ऊपर अटैक करता है, पर थोर उसका अटैक अपने एमजोल्निर से आसानी से रोक लेता है। फिर दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। सब लोग बात करने लगते हैं कि लूबू तो गॉड के बराबर है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिसे सुनकर जीएस कहता है अभी इन इंसानों को लगता है कि इन्होंने थोर की असली ताकत देख ली है, पर उन्हें अभी थोर की असलियत का पता नहीं है। फिर थोर अपने दूसरे हाथ से भी एमजोल्निर पकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा झुककर लूबू के ऊपर अटैक करता है। तभी एक गॉड सोचता है ये तो वही अटैक है जो थोर ने बहुत पहले किया था। काफ़ी टाइम पहले लैंड ऑफ गॉड पर बहुत सारे बड़े बड़े जिएंट्स ने हमला कर दिया था। उससे पहले जिएंट 1 या 2 अटैक करके चले जाते थे, पर इस बार पूरे 66 जिएंट ने एक साथ मिलकर एसगार्ड पर हमला किया था और सभी गार्ड को मार दिया था। फिर लोगों की रक्षा करने वाले नाइट्स भी उनसे आकर लड़े, लेकिन उन जिएंट्स ने उन्हें भी आसानी से हरा दिया और एक भी नाइट उनके सामने नहीं टिक पाया। फिर उन जिएंट्स ने एसगार्ड को तबाह करना शुरू कर दिया और वो तबाही करते करते महल तक पहुंच गए। लेकिन तभी महल से एक बहुत ही महान योद्धा उनके साथ लड़ने के लिए आगे आया और उस योद्धा ने एक एक करके सब जिएंट्स को मार दिया और उस योद्धा को थोर कहा जाता है। थोर उन सब जिएंट को मारने के बाद ऊब गया था। थोर ने अकेले ही 66 जिएंट्स को हराया था। गॉड ने इसके बाद
थोर के इस अटैक को नाम दिया गॉड ऑफ वॉर थंडर। फिर थोर अपने उस अटैक का यूज लूबू के ऊपर करता है। उस अटैक से काफ़ी धूल उठती है, जिसे देखकर गोल जमीन पर बैठ जाती है और कहती है इंसान कभी भी गॉड को नहीं हरा सकता। तभी ब्रनहिल्डे उसे मैदान में देखने के लिए कहती है। तभी थोर का हैमर ऊपर उठता है और थोर की बॉडी पर एक कट लग जाता है। सभी गॉड ये सोच में पड़ जाते हैं कि थोर को कोई इंसान भला कैसे घायल कर सकता है। लूबू का स्टूडेंट ये देखकर बहुत खुश होता है कि मेरे मास्टर गॉड को भी टक्कर दे सकते हैं। लूबू और थोर के मन में बस एक ही बात चलती है कि अगर हम एक टाइम में पैदा हुए होते तो हम एक अच्छे दोस्त होते। फिर हमें लूबू का पास्ट दिखाया जाता है। लूबू जब छोटा बच्चा था उसने इनर मंगोलिया में बहुत खतरनाक जानवर को मार दिया था। फिर जब लूबू ने अपनी होश संभाली तो वो अपने से ज़्यादा ताकतवर शख्स की तलाश में निकल गया और सामने जो भी आया लूबू ने सबको हरा दिया और लूबू का नाम इससे पूरे चाइना में रोशन हो गया। धीरे धीरे उसके स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। 30 साल सफ़र करने के बाद लूबू को एहसास हुआ पृथ्वी पर ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। कहा जाता है कि चाव चाव ने लूबू को पकड़ लिया और उसे मारने वाला था। तभी लूबू ने चाव चाव से अपनी मौत की भीख मांगी कि मुझे बख्श दो, लेकिन ये बात झूठ है। सच तो ये है लूबू ने खुद को इसीलिए बंदी बनाया था क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से बोर हो गया था। जब उसे पता चला कि वो धरती पर सबसे ताकतवर है तो उसने जीने की आस छोड़ दी। प्रेजेंट का सीन शूट होता है। लूबू कहता है मुझे ऐसा शख्स मिल गया है जिससे मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ। जीएस कहता है जब थोर अपने हैमर यूज़ करता है तो कोई इंसानी हथियार उसके आगे नहीं टिक सकता। ये नामुमकिन है, कोई भी हथियार गॉड के हथियार का मुकाबला नहीं कर सकता है। फिर जीएस समझ जाता है कि इसके पीछे उस चालाक लोमड़ी वोल्किरिया का ही हाथ है। ब्रनहिल्डे समझ जाती है कि जीएस को पता लग गया है। हमें पास्ट दिखाया जाता है रैग्नारोक के शुरू होने से पहले का। ब्रनहिल्डे पहला योद्धा लूबू को चुनती है। गोल कहती है ये बहुत खतरनाक योद्धा है, इसने अनगिनत लोगों को मारा था जब ये अपनी ज़िंदगी में बोर हो गया था, लेकिन क्या ये गॉड को हरा सकता है? ब्रनहिल्डे कहती है कभी नहीं हरा सकता क्योंकि गॉड को हथियार बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और इंसान के हथियार उनके आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। ये सुनकर गोल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर ब्रनहिल्डे कहती है वो एक शर्त पर जीत सकते हैं, अगर उनके पास गॉड के हथियार हो। फिर ब्रनहिल्डे अपनी बाकी की 11 बहनों को बुलाती है। गोल उन्हें देखकर कहती है मैंने पहली बार अपनी 13 की 13 बहनों को एक साथ देखा है। ब्रनहिल्डे अपनी एक बहन रैनग्रिज से थोर के हथियार के बारे में पूछती है। रैनग्रिज उसे सब कुछ बता देती है कि थोर के ग्लव्स और हैमर ने जोटन सेना के सभी जिएंट्स को मिटा दिया था। वो बहुत ही ताकतवर हथियार हैं। ब्रनहिल्डे अपनी बहन रैनग्रिज से उसका बलिदान देने के लिए कहती है और रैनग्रिज खुशी खुशी से मान जाती है। प्रेजेंट का सीन शूट होता है। लूबू और थोर एक दूसरे पर अटैक करते हैं और एक दूसरे का अटैक ब्लॉक कर देते हैं। ब्रनहिल्डे सोचती है जब कोई वोल्किरिया किसी इंसान से जुड़ती है तो उसे एक गॉड का हथियार मिलता है और वह इंसान उस गॉड के हथियार से जैसे चाहे लड़ सकता है। लड़ाई शुरू होने से पहले जब लूबू यहाँ आया था तभी रैनग्रिज लूबू से जुड़ गई थी और उसकी एक वेपन में बदल गई थी। थोर का वेपन एक हेवन वेपन है जो भी उस हैमर को रखता है। हैमर के अंदर का लावा उसे गर्मी से मिटा सकता है। इसीलिए एडवा मैथोलॉजी के मुताबिक हैमर का यूज़र अपने हाथ में स्पेशल ग्लव्स पहनता है। हेवन में सबसे ताकतवर आर्मर वही ग्लव्स है। प्रेजेंट का सीन शूट होता है। लूबू थोर के ऊपर अटैक करके थोर के एक ग्लव्स को तोड़ देता है। तभी एक इंसान गॉड का मजाक उड़ाने लगता है। तभी दूसरा आदमी उसे शांत रहने के लिए कहता है। लूबू के सारे स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। जीएस के पास खड़ा हुआ हर्म्स भी ये बात समझ जाता है कि लूबू भी वोल्किरिया के बनाए हुए हथियार से लड़ रहा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को वोल्यूंडर कहते हैं। लूबू फिर से थोर को घायल कर देता है। जीएस ये देखकर बहुत खुश होता है, वो जोश से भर जाता है। थोर का ग्लव्स फटने की वजह से हैमर में से लावा निकलने लगता है, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। फिर स्टेडियम में से किसी का दिल धड़कने की आवाज़ आती है और सब सोचते हैं कि आखिर क्या धड़क रहा है और ये थोर के हैमर की होती है। थोर कहता है आखिरकार तुम जाग ही गए। तभी हैमर से
टूटकर मसल बाहर निकल जाती है। जीएस कहता है, अच्छा तो वो जाग गया है, इसका मतलब वो अफवाह सही थी। हरम्स पूछता है, कौन सी अफवाह? जीएस बताता है, असल में वो ग्लव्स थोर के हैमर की लावा को रोकने के लिए नहीं है, असल में वो तो थोर की ताकत को काबू में रखने के लिए है। तभी थोर अपना दूसरा ग्लव उतारकर फेंक देता है, जिसकी वजह से जमीन में गड्ढा हो जाता है। फिर थोर अपने हैमर को एक हाथ में उठा लेता है और कहता है, तुमसे एक चीज़ चाहता हूँ, प्लीज़ मरना मत। फिर थोर अपने हैमर को पीछे की ओर घुमाकर अटैक करने के लिए रेडी होता है। तभी ब्रुनहिल्डे अपने मोबाइल फ़ोन निकालती है। गोल उसे कहती है कि मोबाइल का यूज़ करना रूल के खिलाफ है, तुम्हें रूल नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन ब्रुनहिल्डे अपने मोबाइल को देखती है और उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर ब्रुनहिल्डे बताती है, ये देखो, मुझे पता चल गया है कि किस गॉड की फाइट किस इंसान से होने वाली है, और सेम चीज़ हरम्स भी देख लेता है। ये देखकर गोल घबरा जाती है और कहती है, ये तो इंसानों का खात्मा लगता है। ब्रुनहिल्डे कहती है, वो ज़रूर गॉड स्लेयर ही होंगे, वो उसे हरा देंगे। सीन शिफ्ट होता है जीएस की तरफ। हरम्स उसे बताता है कि अब हमें पता है कि कौन किसके साथ लड़ेगा, और जीएस को मोबाइल दिखाता है। सभी गॉड सोचते हैं, हमने कभी भी थोर की पूरी पावर नहीं देखी है, आज हमें वो देखने को मिलेगी। थोर कहता है, प्लीज़ मरना मत, और अपना हैमर लुबू की ओर फेंक कर मारता है। और आज तक थोर के इस अटैक से कोई नहीं बच पाया है। जैसे ही हैमर लुबू के पास जाता है, लुबू उससे बच जाता है और थोर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो हैमर पीछे से घूमकर आ जाता है। जैसे ही वो लुबू को लगने वाला होता है, लुबू उससे बच जाता है, लेकिन थोर अपने हैमर को पकड़ लेता है। और थोर ने हैमर लुबू को मारने के लिए नहीं फेंका था, बल्कि थोर ने उसे इसलिए फेंका था ताकि वो एक रेगुलेटरी फोर्स बना सके, और उस फोर्स को बनाने के लिए वो एक अटैक करने वाला है। थोर अपनी पूरी ताकत से अपना अल्टीमेट अटैक उसके ऊपर करता है। अटैक की वजह से अरीना में पूरी धूल ही धूल हो जाती है। लुबू आखिरकार थोर का अटैक रोकने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर सब इंसान खुश हो जाते हैं। लेकिन इस अटैक की वजह से लुबू के पैर की हड्डी टूट जाती है। दोनों पैर टूटने के बाद लुबू जमीन पर बैठ जाता है। जीएस कहता है, मुझे आमने सामने की लड़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मैच बहुत ही मज़ेदार था। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, लगता है ये इस मैच का अंत है। तभी थोर उसे ख़त्म करने के लिए अपना हैमर उठाता है, और ये मंजर देखकर गोल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और लुबू को भागने के लिए कहती है। तभी एक घोड़े की आवाज़ आती है। लुबू का घोड़ा रेड हरे भागा हुआ आता है। लुबू के स्टूडेंट लुबू की हिम्मत बढ़ाने लगते हैं और एक अजीब सी पोजीशन ले लेते हैं। फिर लुबू अपने हथियार के जरिए से उठकर घोड़े पर बैठ जाता है। हरम्स कहता है, जीएस क्या आप इसे मंजूरी देंगे, ये नियम के खिलाफ है। और जीएस घोड़े को उसके शरीर का हिस्सा बताकर उसकी बात यहीं पर ख़त्म कर देता है। लुबू रेड हरे पर बैठकर थोर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, और ये उसका सबसे खतरनाक अटैक होता है, और अपनी वेपन को पीछे से पकड़ लेता है। लुबू का स्टूडेंट समझ जाता है कि ये तो वही अटैक है जिसकी ट्रेनिंग के लिए मास्टर ने हज़ारों भाले तोड़ दिए थे। लेकिन जब लुबू ने इस अटैक को मास्टर किया तो बादलों को दो हिस्सों में काट दिया था। लेकिन लुबू कभी भी किसी इंसान पर इस अटैक का इस्तेमाल नहीं कर पाया। इस टेक्निक का नाम स्काई ईटर है, जो कि आसमान को भी दो भागों में काट सकती है। लुबू अपने इस अल्टीमेट अटैक को थोर के ऊपर यूज़ करता है। थोर भी अपनी अल्टीमेट अटैक करता है। दोनों योद्धा के फाइनल अटैक जब टकराते हैं, आसमान में भी होल हो जाता है। पूरा अरीना स्टेडियम कांप जाता है। लेकिन इस अटैक में लुबू अपना हाथ खो देता है। फिर लुबू की दूसरे हाथ पर नज़र पड़ती है, जो कि पूरी तरीके से घायल होता है। लुबू उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ को भी उखाड़ फेंकता है। लुबू सोचता है, मैंने अपना पूरा दम लगाया था। लुबू फिर भी थोर के ऊपर अटैक करता है और थोर लुबू को आसानी से मार देता है। लुबू के मरने के बाद थोर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। गॉड और इंसान के बीच की लड़ाई का विनर थोर बन जाता है। लुबू की मौत पर ब्रुनहिल्डे को बहुत गुस्सा आता है। थोर की जीत पर सब गॉड खुश होते हैं और इंसानों का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा यही हशर होगा इंसान, अगर तुम हमसे लड़ोगे। ये देखकर गोल कहती है, ये सब तो बच्चों की तरह है ब्रुनहिल्डे। ब्रुनहिल्डे वहाँ से चलती जाती है। थोर जीतने के बाद भी निराश रहता है और एरिना से जाने लगता है। तभी वो पीछे देखता है
कि थोर के पीछे रेड हरे और लुबू के स्टूडेंट खड़े हैं और वो कहते हैं बिना लॉर्ड लुबू के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, अब हमें भी मार दो। और वो सब थोर के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। थोर उन सब को मारने के लिए अपना हैमर उठाता है और कहता है ये सब मेरे दोस्त लुबू के लिए एक छोटा सा तोहफा, और थोर उन सबको ख़त्म कर देता है। सीन शिफ्ट होता है गोल और ब्रुनहिल्डे की तरफ। गोल पूछते हैं अब रेनग्रिस और लुबू का क्या होगा। ब्रुनहिल्डे बताती है अब उन दोनों की आत्मा और शरीर खत्म हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर गोल की रोनी आ जाती है और ब्रुनहिल्डे पर वो चिल्लाने लगती है। ब्रुनहिल्डे कहती है तुम रोकर भी गोड को नहीं हरा सकती। फिर ब्रुनहिल्डे अगले फाइटर को चुनती है जो गोड से सबसे ज़्यादा नफरत करता है। और फिर सेकंड मैच शुरू होता है और इंसानों की तरफ से जो फाइटर आता है वो पक्षियों पर, मछलियों पर और जानवरों पर सब पर राज करता है, और वो इंसानियत के पिता एडम होते हैं। और जो गोड एडम से लड़ेगा वो होता है गॉड शिवा। तभी एक इन्फॉर्मेशन आती है, हमें पता लगता है फाइटर में कुछ बदलाव हुआ है। तभी हरम्स गिटार बजाता हुआ आता है और बताता है अगला फाइटर मैं नहीं हूँ, लॉर्ड जीएस है। जिसे देखकर सबको शौक लगता है और इंसान कहते हैं अब ये हिलता डुलता बुढ़ा कौन है, क्या ये लड़ भी सकता है। फिर अनाउंसर बताता है ये गॉड के फादर हैं, जिसे इंसानों के फादर एडम है उसी तरह सेम गॉड के फादर मिस्टर जीएस है। फिर जीएस गिटार की धुन सुनकर अपनी बॉडी फुलाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कोल कहती है ब्रुनहिल्डे फाइनल बॉस शुरू में ही क्यों आ गया है। ब्रुनहिल्डे कहती है मैंने नहीं सोचा था वो दूसरे राउंड में ही हिस्सा ले लेगा। हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है थोर की फाइट के बाद। जब गॉड शिवा फाइट के लिए आ रहा था तभी जीएस वहां आकर उसे रोक लेता है और खुद जाने के लिए कहता है, पर शिवा मना कर देता है और कहता है मैं खुद जाऊंगा। पर जब जीएस नहीं मानता शिवा को गुस्सा आ जाता है और वो जीएस पर भड़क जाता है, लेकिन जीएस अपने एक हाथ से उसे ज़मीन पर बैठा देता है। शिवा गुस्से में जीएस के साथ लड़ने को तैयार हो जाता है। फिर शिवा कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, तुम बड़े हो इसलिए मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ। हैमर सोचता है अरे यार मुझे लगा था कि मुझे यहाँ एक अच्छी लड़ाई देखने को मिल जाएगी। प्रेजेंट का सीन शूट होता है। जीएस और एडम लड़ने के लिए तैयार होते हैं। गॉड कहते हैं जीएस जल्दी इस एडम को मसल कर रख देना। सभी इंसान कहते हैं अपना पूरा दम लगा देना डैड। जीएस चलता हुआ एडम के पास आता है और कहता है तुम्हें पता है अगर तुम वोल्किरिया के साथ नहीं जुड़ोगे तो एक पत्ते की तरह मसल दिए जाओगे। फिर एडम उसे वोल्किरिया दिखाता है जिसका नाम रैग्नी लीफ होता है और कहता है वो तो पहले ही यहाँ है, और वो हवा में उड़ रही होती है। फिर रैग्नी लीफ एडम के साथ फ्यूज हो जाती है जिसे वोल्यूंडर कहते हैं, और एडम को एक नकल डस्टर नाम का हथियार मिल जाता है जो उसका एक गॉड वेपन की तरह होता है, जिसे देखकर एडम बहुत खुश होता है और जीएस का हथियार पूछता है कि तुम्हारा हथियार कहाँ है। जीएस कहता है मेरा मुक्का है, तुम्हारी हड्डियाँ के चूरे चूरे कर सकता है। एडम उसे कहता है कि तुम्हें फिर इसका पछतावा होगा। फिर दोनों के बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है और जीएस अपनी पूरी स्पीड से एडम को पंच मारता है, पर एडम बच जाता है। जीएस का बेटा कहता है वो खुश हो रहे हैं, जबकि डैड का वो पंच बस एक टेस्ट था। फिर जीएस अपना दूसरा पंच माइक्रो सेकंड में मार देता है, पर एडम उससे भी बच जाता है। जीएस के पंच की रफ्तार बढ़ती रहती है, पर एडम आसानी से उन पंच से बचता रहता है। फिर जीएस मुक्कों की बौछार कर देता है, फिर एडम उस बौछार से बच जाता है। जीएस अपनी किक डिवाइन एक्ट से उसके ऊपर अटैक करता है, पर एडम फिर से बच जाता है। जीएस कहता है कब तक ऐसे बच के भागते रहोगे। तभी एडम जीएस का अटैक ही उसके ऊपर मार देता है और फिर जीएस के ऊपर मुक्कों की बौछार कर देता है और डिवाइन एक्स किक मारकर जीएस की हालत ख़राब कर देता है। ये देखकर सभी इंसान खुश हो जाते हैं। गोल कहती है वो नंगा था पर कमाल का है। ब्रुनहिल्डे कहती है तुम्हें पता है एडम की शुरुआत कहाँ से हुई। गॉड ने इंसानों को अपने रूप के हिसाब से बनाया है। एडम गॉड की कॉपी है और वो गॉड की हर टेक्निकी हर चीज़ को कॉपी करने के बाद उसकी परफेक्ट नकल कर सकता है। इसे कहते हैं डिवाइन रिफ्लेक्शन। जीएस को इतनी मार खाने के बाद भी बहुत मज़ा आता है और वो अपना नया अटैक तैयार करता है, जिसे देखकर एरिस कहता है ये तो इनिशियल फुटवर्क है, डैड इसे 1 लाख में ही ख़त्म करना चाहते हैं। जीएस बहुत स्पीड से
एडम के चक्कर काटने लगता है और एडम अपनी डिवाइन रिफ्लेक्शन का यूज़ करता है और जीएस के अटैक से बच जाता है और उसी अटैक को जीएस के ऊपर मार देता है और उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब कर देता है। जीएस फिर से खड़ा होकर अपनी बॉडी फुला लेता है और कहता है, मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू कर रखा था, चलो अब इसे कॉपी करके दिखाओ। एरिस कहता है, ये तो वो टेक्निक है जो डैड ने दादाजी से सीखी थी और डैड ने दादाजी को मार दिया था, जबकि दादाजी पूरे कॉस्मोस में सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। जब दादाजी ने इस टेक्निक का यूज़ किया तो डैड उस अटैक को देख नहीं पाए थे। डैड थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, पर डैड ने उन्हें हरा ही दिया था। डैड ने दादाजी को ख़त्म कर दिया था और इस टेक्निकी को फिर उन्होंने सीखी और इस टेक्निकी को मास्टर किया। ये टेक्निकी टाइम से परे हैं। और फिर प्रेजेंट का सीन शूट होता है जब जीएस इस टेक्निकी से एडम के ऊपर अटैक करता है। सब टाइम रुक जाता है, पर फिर भी एडम जीएस के उसी अटैक से बच जाता है और उसी अटैक को कॉपी करके जीएस के ऊपर मार देता है और जीएस ख़त्म हो जाता है। सब लॉर्ड और गॉड चौंक जाते हैं। एरिस सोचता है वो अटैक इतना पावरफुल था, कोई गॉड उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, लेकिन मैंने देखा डैड ने वो अटैक किया, फिर डैड नीचे गिर गए। मेरी समझ में नहीं आया कि वहाँ हुआ क्या और मैंने एक पल के लिए भी अपना ध्यान नहीं भटकाया था और डैड का चेहरा पीछे की तरफ घुमा हुआ था। फिर हरम्स बताता है, जब डैड ने अपना सीक्रेट अटैक यूज़ किया, एडम ने उसी अटैक को परफेक्ट कॉपी किया और डैड से पहले उस अटैक को डैड के ऊपर ही मार दिया। एरिस गुस्से में हरम्स को एक हाथ से उठा लेता है और कहता है, मैं वॉर और गॉड हूँ और मैं उस अटैक को नहीं देख पाया, तो तुमने उसे कैसे देखा? फिर एरिस हरम्स को छोड़ देता है और सोचने लगता है कि अगर मैं 1000 साल ट्रेनिंग भी कर लूँ तब भी एडम को नहीं हरा सकता। एडम कहता है, इसलिए मैंने कहा था तुम्हें पछतावा होगा। सभी इंसान और गॉड ये देखकर सोचने लगते हैं अभी यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि किसी भी कुछ समझ में नहीं आता। गोल कहती है, एडम ने कॉपी करके ओरिजिनल को हरा दिया है। बर्नहोल्ड बताती है क्योंकि वो गॉड से नफरत करता है। काफ़ी टाइम पहले एडम भी हेवन में रहता था, लेकिन सरपेंट ने फॉरबिडन फ्रूट खाने का झूठा इल्ज़ाम ईवे के ऊपर लगा दिया और ईवे मना करती रही और चीती चिल्लाती रही कि मैंने वो फॉरबिडन फ्रूट नहीं खाया है, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। असल में सरपेंट ईवे के साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था, लेकिन ईवे के दिल में सिर्फ एडम था और ईवे किसी तरह वहाँ से बचकर भाग गई और वो फ्रूट खुद सरपेंट ने खाया और झूठा इल्ज़ाम ईवे के ऊपर डाल दिया और सब गॉड ने सरपेंट पर यकीन किया और ईवे को हेवन से निकालने की सज़ा सुना दी गई। तभी वहाँ का गेट खुला और एक गार्ड ज़मीन पर आकर गिर गया। एडम अंदर चलता हुआ आया और अपने साथ बहुत सारे फ्रूट लेकर आया और उन सभी फ्रूट को वो एक एक करके खाने लगा और ईवे से कहा, अगर तुम यहाँ से जाओगी तो मैं भी जाऊँगा। और तभी सरपेंट ने गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक कर दिया, पर एडम ने उसके अटैक को परफेक्ट कॉपी किया और कॉपी करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और खुशी खुशी ईवे के साथ धरती नाम की जगह पर चला जाता है और आज उसने अपना पूरा बदला ले लिया है। अब जीएस के मरने के बाद एडम का परिवार बहुत खुश होता है। सारे इंसान कहते हैं एडम ने हेवन से निकाले जाने का बदला पूरा ले लिया है। बर्नहोल्ड सोचती है जो सबसे बड़ी परेशानी थी अब वो ख़त्म हो गई है और वो अजीब हंसी से हंसने लगती है। फिर एडम एरिना से चलने लगता है और जीएस फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी गर्दन सीधी करता है, जिसे देखकर एरिस खुश हो जाता है। एडम कहता है, बूढ़े खुद पर इतना जोर मत दे। जीएस कहता है, तुम्हारे बारे में जो सुना था तुम वैसे ही हो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी आंखों में गॉड के लिए कोई नफरत नहीं है, तो तुम्हारे लड़ने की असली वजह क्या है? एडम जवाब देता है, नफरत, गुस्सा, जलन, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्या एक पिता को अपने बच्चों को बचाने के लिए भी किसी वजह की ज़रूरत पड़ती है? ये सुनकर सब इंसान रोने लगते हैं और खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमारे पिता हमें बचाने के लिए गॉड से भी लड़ रहे हैं। और इतिहास में पहली बार सब इंसान एक साथ हो गए और अपने पिता की जीत के लिए प्रार्थना करने लगे। बर्नहोल्ड कहती है, लगता है हमने एडम के बारे में जो सुना था वो गलत था। जीएस कहता है, तुम बहुत ताकतवर हो, मैं गलत था जो सोचता था तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ, पर मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि इसका मुझ पर बहुत असर होगा।
फिर जीएस अपनी बॉडी को भींचना शुरू कर देता है। तभी फाइट देखने के लिए थोर आ जाता है और वो दो कौवों को पकड़कर मजाक करता है और फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो थोर नहीं बल्कि लोकी होता है, जो अपने डैड के पास आकर उस फाइट को देखने लगता है। लोकी अपने पिता से कहता है, हमने आज तक उस बुढ़े की फाइनल फॉर्म नहीं देखी है, चलो आज मजा आएगा। फिर जीएस अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से सब कांपने लगते हैं। हरम सोचता है, एडम ने डैड की हालत इतनी ख़राब कर दी है, अब वो इस फॉर्म को ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। वो इसे 12 से 13 मिनट तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर और ज़्यादा मार पड़ी तो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। और इस बार तो एडम भी अपने बचाव पर ध्यान देने लगता है और तैयार खड़ा हो जाता है। जीएस अपनी पूरी ताकत से एडम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी सेम अटैक एडम जीएस के ऊपर कर देता है। जीएस जितने भी अटैक एडम के ऊपर करता है, एडम उन सभी को जीएस के ऊपर लुटा देता है। एडम बहुत स्पीड से जीएस को मुक्का मारने लगता है, पर जीएस फिर भी नहीं रुकता और इतने मुक्के खाने के बाद भी वो एडम के ऊपर अटैक करता है, पर एडम उसके हर अटैक से बच जाता है। तभी बर्नहोल्डे कहती है, लगातार डिवाइन रिफ्लेक्शन का यूज़ करने से कुछ बुरा हो सकता है। तभी एडम की नाक से खून निकलता है। सभी लोग सोचते हैं कि एडम को तो एक भी मुक्का नहीं लगा, फिर उसकी नाक से खून क्यों निकल रहा है। बर्नहोल्डे कहती है, वो ओवर हीट हो रहा है, जिससे उसके नर्वस सिस्टम पर बहुत जोर पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एडम मर जाएगा। लोकी भी ये बात समझ जाता है और वो ओवर हीट हो रहा है। तभी जीएस भी ओवर हीट होने लगता है। फिर लोकी 2 गिलास में लिक्विड भरता है और कहता है, देखते हैं कि कौन पहले गिरता है। लेकिन एडम और जीएस अपनी पूरी कोशिश करते रहते हैं, अपनी पूरी कोशिश जीतने के लिए करते रहते हैं। जीएस कोई भी अटैक करता है तो एडम उससे पहले उस अटैक को जीएस के ऊपर ही मार देता है। ये फाइट देखकर सब गॉड और सब इंसान खड़े हो जाते हैं। एरिस और हर्म्स लड़ाई को देखकर खुश होते हैं। फिर जब एडम अपना अगला अटैक जीएस के ऊपर करता है तो एडम की आंख में खून गिर जाता है, जिससे एडम की आंखों की रोशनी चली जाती है और एडम की नाक से खून आने लगता है। फिर जीएस एडम के ऊपर अटैक करने लगता है। एडम फिर अपना डिफेंस करता है और वो पूरी ताकत से उसके सारे अटैक रोकने लगता है, लेकिन जीएस उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करता रहता है। सब इंसान एडम की ऐसी हालत देखकर रोने लगते हैं और कहते हैं, हार मान लीजिए डैड, प्लीज़ कोई इस लड़ाई को रोको, हमसे ये देखा नहीं जा रहा। जब सब ने उम्मीदें छोड़ दी तो एडम को एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। एडम ने उस बच्चे को बचाने का वादा किया। तभी जीएस ने एडम के ऊपर अटैक किया, लेकिन ये मुक्का एडम ने जानबूझकर खाया था ताकि वो जीएस को पकड़ सके, और वो जीएस को पकड़ लेता है और फिर दोनों एक दूसरे को पकड़कर एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा मुक्के मारने लगते हैं। फिर आखिरकार एडम जीएस को ज़मीन पर गिर देता है। सभी इंसान खुश हो जाते हैं कि एडम जीत गया है, लेकिन एडम खड़ा रह जाता है और मर जाता है। जीएस बताता है, एडम मेरे गिरने से पहले ही मर गया था, पर उसने हार नहीं मानी। एडम बनने के बाद भी लड़ता रहा। अगर ये थोड़ी देर और चलता तो फिर मैं मारा जाता। तभी एडम की बॉडी टूट जाती है और विनर जीएस बन जाता है। गोल गुस्से में आकर कहती है, एडम की नेकलिस्टर का तो कुछ भी नहीं हुआ था, फिर रेग्निलीफ क्यों मारी गई। वल्करिया हिरिस्ट उसे बताती है, असल में इस टेक्निकी के अंदर इंसान और वल्करिया एक हो जाते हैं और फिर एक साथ लड़ते हैं और एक साथ मरते हैं। गोल रोती हुई कहती है, मैं उसे गुड बाय भी नहीं कह पाई। फिर हिरिस्ट गोल को भेज देती है। गोल सोचती है, हिरिस्ट एक ऐसी वल्करिया है जिसके पास 2 पावर है, डर की और गुस्से की। बर्नहोल्डे भी गुस्से में खाना खाने लगती है और ये ऐसा तभी करती है जब बर्नहोल्डे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बर्नहोल्डे को पता चलता है गोड का अगला फाइटर पोसीडोन है, जिसे समुद्र का जीएस भी कहते हैं। गोल कहती है, अभी बस तीसरी लड़ाई है और वो अपना सबसे ताकतवर फाइटर को शुरू में ही लड़वा रहे हैं। लगता है वो एक भी हार नहीं चाहते। पोसीडोन जीएस का बड़ा भाई है। बर्नहोल्डे सोच में पड़ जाती है, अब किस फाइटर को चुना जाए हमें जो जीत दिला सके। तभी एक वर्ल्डमैन आता है और वो जाने के लिए कहता है, जिसका नाम ससाकी कोजिरो है। गोल कहती है, सब योद्धा की आत्मा उनके जवानी के रूप में आती है जब वो सबसे ताकतवर होते हैं। इसका मतलब तुम ऐसी हालत में क्यों आए। तभी उनके पास एक दूध का जग गिर जाता है। कोजिरो उसे अपनी तलवार से पकड़ लेता है और दूध पीने लगता है।
कोजिरो पर उन सब लड़की का यकीन नहीं होता और वो सोचती है ये असली है या फिर नकली है। मुझे मरे हुए 400 साल हो गए हैं। कोजिरो उन्हें बताता है कि पर मेरी सीखने की इच्छा आज भी पूरी नहीं हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर आप फ्यूचर में भी इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइट शुरू होने से पहले ही पूरी अरीना में पानी भर जाता है। फिर जब पोसीडोन आता है तो पानी अपना रास्ता अलग कर देता है और पोसीडोन के लिए रास्ता बना देता है। पोसीडोन इतना भयानक होता है कि उसके गुस्से से सब गॉड डरते हैं और उसके सामना करने के लिए दुनिया का एक सबसे महान तलवारबाज आता है जो आज तक एक भी बार नहीं जीता है, जिसने हजारों तलवारबाजों से लड़ाई की है और वो उन सब से हार गया है। लेकिन हारने के बाद ये खुद को बदलता है। मरने के बाद भी इसने सीखना नहीं छोड़ा है। ये इतिहास का सबसे बड़ा लूज़र सासाकी कोजिरो होता है, जिसे देखकर सब इंसान कहते हैं ये कौन है, क्या ये लड़ भी पाएगा या नहीं। एक छोटा लड़का कहता है मेरे पिताजी उससे ज़्यादा ताकतवर है और मेरे पिताजी ने उसे हराया है। फिर सासाकी अपनी तलवार निकालकर ज़मीन पर लगाता है, जिससे समुद्र की लहरें रुक जाती है। इस बच्चे का डैड कहता है सासाकी ने वो चीज़ पाली है जो हर एक तलवारबाज का सपना होता है। वो दोनों फाइटर लड़ने के लिए तैयार होते हैं। पहले वो एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर सासाकी उसके ऊपर अटैक करता है। पोसीडोन उसे आसानी से मार देता है, पर यह सिर्फ सासाकी की कल्पना होती है। तभी लोग बात करते हैं कि वो दोनों अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहे, वो आखिर लड़ाई शुरू क्यों नहीं कर रहे। हर्म्स बताता है वो अपने दिमाग में लड़ रहे हैं। सासाकी अब तक 18 बार मर चुका है। सासाकी कहता है मैं कहीं से भी उसके ऊपर अटैक करूं पर मेरी मौत पक्की है। बरुनहिल्डे बताती है गोल, मैं आज तुम्हें एक बात बताती हूँ। तुम्हें पता है पहले 13 गोड हुआ करते थे, बिल्कुल हम 13 वोल्करिया की तरह, लेकिन पोसीडोन ने उनमें से एक को मार दिया था और वो जीएस और पोसीडोन का बड़ा भाई था। बहुत समय पहले जब सभी टाइटन को कैद कर दिया गया तो छोटे भाई को सबसे महान गॉड की जगह मिली, लेकिन उनके बड़े भाई एडमस को ये बात बहुत बुरी लगी। फिर उसने बगावत कर दी और उसने टाइटन और सारे जिएंट्स को आज़ाद करवाया और हिवेन का सबसे ताकतवर जानवर को हराकर अपने कब्जे में कर लिया और हिवेन के 49 गॉड को भी अपनी तरफ कर लिया। फिर एडमस ने पोसीडोन को भी बगावत करने को कहा और उसे अपने साथियों में शामिल करना चाहा और जीएस को मारने की बात कही, लेकिन पोसीडोन ने उसका साथ देने से मना कर दिया, जिसे सुनकर एडमस गुस्से में आ गया और उसने पोसीडोन पर अटैक कर दिया। एडमस के दिमाग में बस ये बात चल रही थी कि उसने बचपन से आज तक मेरी आंखों में नहीं देखा है और वो चिल्लाकर कहता है पोसीडोन मेरी आंखों में देखो, और वो उसे मारने के लिए अटैक कर देता है। लेकिन पोसीडोन जिस दिन उसकी आंखों में देखता है उस दिन एडमस की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। उस दिन ओलंपिस का इतिहास फिर से लिखा गया और ओलंपिस में सिर्फ अब 12 गॉड हैं। सासाकी देखता है ये गॉड मुझे देख ही नहीं रहा है। तभी सासाकी ज़मीन पर बैठकर अपनी रणनीति बनाने लगता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपको एक वीडियो में पूरी स्टोरी यहाँ देखने को मिलने वाली है। 12 एपिसोड की एक वीडियो। सासाकी जब जवान था तो वो डोजो सीखने हमेशा लेट जाता था। उसके सैम्पाई उसे डांटते और उसके साथ डोजो लड़ते, पर सासाकी अच्छे से लड़ता, लेकिन लास्ट में हार मान लिया करता था। सासाकी के सैम्पाई उसे समझाते और कहते कि कभी हार नहीं मानते। अगर तुम्हारी तलवार गिर जाए तो मुक्के से लड़ो, मुक्कों से अगर तुम हार जाओ तो फिर मुँह से लड़ो, पर तुम कभी हार मत मानो। सासाकी के टीचर उससे हार मानने का कारण पूछते हैं और सासाकी कहता है अगर मैं 100 बार भी सेम्पाई से लड़ूं तो मैं उनसे हार जाऊंगा। वहां से जाने के बाद सासाकी अपने सेम्पाई को हराने के बारे में सोचने लगता है। फिर वो एक खरगोश को भागते हुए देखता है और उसके साथ भागने लगता है और सोचता है कि मैं नेचर से डोजो सीखूंगा। और फिर काफ़ी दिन तक वो डोजो में नहीं जाता और वो अपनी बॉडी बनाने पर ध्यान देता है। काफ़ी टाइम बाद जब वो डोजो की क्लास में जाता है तो उसके सभी दोस्त और उसके सेम्पाई उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी बदलाव आ जाता है और अपने सेम्पाई को कहता है आपको हराने के लिए मुझे अपने दिमाग में 146 बार लड़ना पड़ा था।
फिर सैम्पाई ये सुनकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है जैसे कोजिरो ने उन्हें काट दिया है और वो मर गए हैं। फिर सैम्पाई उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि तुम जीते। फिर ससाकी अपने टीचर से लड़ने की इजाज़त मांगता है और फिर वो उनसे लड़ता है और हार जाता है। फिर इसके बाद वो कभी डोजो क्लास में नहीं जाता। काफ़ी टाइम बाद ससाकी के मास्टर उससे मिलने आते हैं और कहते हैं तुम इतने दिनों से डोजो नहीं आए तो मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। जैसे ही ससाकी अपने टीचर को देखता है तो उन्हें घर के अंदर ले जाता है और वो घर के अंदर जाकर देखते हैं कि वो उसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है। उसके मास्टर उसे कहते हैं ससाकी तुम बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हो। ससाकी कहता है मुझे 4 साल 9 महीने लगे इन सब को हराने में। फिर वो देखता है ससाकी ने सबसे महान तलवारबाज को हरा दिया है और उनमें से उनके मास्टर भी एक होते हैं। ससाकी का मास्टर उसे इंस्ट्रक्टर बनने के लिए कहता है, लेकिन ससाकी उन्हें प्यार से मना करके एक सफ़र पर निकल जाता है। इतिहास में कोई रिकॉर्ड नहीं है उसके बाद ससाकी कहाँ गया, लेकिन एक बात पक्की है, ससाकी एक के बाद एक महान तलवारबाज से लड़ा और हार गया। फिर सबसे महान तलवारबाज से हार मानने के बाद ससाकी ने अपना रास्ता खोज लिया, लेकिन इतिहास में आज भी ससाकी एक लूज़र के नाम से ही मशहूर है। प्रेजेंट का सीन शूट होता है। ससाकी लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और कहता है इस बार मैं हार का बहाना बना के बच नहीं सकता। फिर वो पोसीडोन के ऊपर अटैक कर देता है, पर पोसीडोन आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और पोसीडोन उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर उसी टाइम ससाकी अपनी ब्लेड को रिटर्न अटैक कर देता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि इतनी भारी तलवार को कोई वापस से कैसे उठा सकता है। और तभी तलवारबाज कहते हैं सूरज के नीचे सबसे महान तलवारबाज तुम ही हो ससाकी कोजिरो। फिर पोसीडोन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कोजिरो के ऊपर अटैक कर देता है, पर ससाकी आसानी से उसके अटैक से बचता रहता है। गोल कहती है क्या ससाकी की आंखें भी आडम जितनी अच्छी है, वो सारे अटैक से बच रहा है। बर्नहोल्डे बताती है असल में ये लड़ाई शुरू करने से पहले ससाकी ने 1000 बार से भी ज़्यादा उससे हमले किए थे और अपने दिमाग में उससे लड़ाई की थी, और जो ससाकी कोजिरो है वो सबसे तेज स्कैनर है। पोसीडोन जितने भी हमले करता है ससाकी उसके सभी हमलों से बचता रहता है, जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और सभी गॉड को गुस्सा आता रहता है। फिर पोसीडोन सीटी बजाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो ससाकी को घायल कर देता है। ससाकी सोचता है जितना मैंने प्रिडिक्ट किया था ये अटैक उससे कहीं ज़्यादा तेज है, और ससाकी ज़मीन पर बैठ जाता है और हाँफने लगता है। सभी गॉड पोसीडोन के नाम के नारे लगाने लगते हैं। फिर पोसीडोन उन सब गॉड की ओर देखता है तो वो सब गॉड डर के मारे चुप हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर हमने उसकी आंखों में देखा तो ये हमें मार देगा। ससाकी कहता है अपने दोस्तों की चीयर्स को अपना ही लेना चाहिए। पोसीडोन जवाब देता है गॉड परफेक्ट होते हैं, उन्हें किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं होती। ये सुनकर ससाकी कहता है ये तो बुरा अस्तित्व लगता है, गॉड ऐसे होते हैं तो बहुत बुरा है। तभी पोसीडोन हवा में कूदकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और ससाकी उसके सभी अटैक रोकने लगता है। पोसीडोन के अटैक बारिश की तरह बरसने लगते हैं और पोसीडोन जितना लड़ता है उतना ही ताकतवर होता जाता है, लेकिन इतने अटैक के बाद भी ससाकी सारे अटैक रोकता रहता है। फिर ससाकी को महसूस होता है कि मैं समुद्र की गहराई में गिरता जा रहा हूँ। फिर वो गहराई से बाहर आने की कोशिश करता है। पोसीडोन उसके ऊपर अटैक करके उसकी तलवार को तोड़ देता है, जिसे देखकर सभी इंसान तनाव में आ जाते हैं। गोल भी अपनी बहन के खोने पर रोने लगती है कि मेरी ये वाली बहन भी अब मर चुकी है। ससाकी कहता है मैं हार मानता हूँ, काश मैं ये कह सकता, पर अब की बार हालात अलग हैं। ससाकी अपना फ्लैशबैक याद करता है जब उसने अपनी आखिरी फाइट मुसीसी से की थी और वो मुसीसी को हरा नहीं सका था, लेकिन वो फिर भी मज़े के लिए आखिरी सांस तक मुसीसी से लड़ता रहा और मर गया। प्रेजेंट टाइम में सीन शूट होता है। ससाकी अपनी टूटी हुई तलवार उठाता है और टूटी हुई तलवार 2 तलवारों में बदल जाती है। ब्रोनहिल्डे कहती है असल में हिरिस्ट के पास 2 पावर थी, इसलिए वो 2 तलवार में बढ़ सकती है। ससाकी इस लड़ाई को दिल की खुशी से लड़ने के लिए कहता है और फिर से दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और ससाकी आज तक जितने भी वॉरियर से लड़ा था उन सब की टेक्निकी से वो पोसीडोन के ऊपर अटैक करने लगता है। फिर आखिरकार ससाकी उसके चेहरे पर एक कट मार देता है और फिर पोसीडोन की पूरी बॉडी पर कट मार देता है। ये देखकर
सभी इंसान खुश हो जाते हैं। पोसीडोन फिर से सीटी बजाने लगता है और ससाकी के ऊपर अटैक करके उसके शोल्डर पर कट मार देता है। पोसीडोन फिर से अटैक करता है और ससाकी को फिर से घायल कर देता है और फिर पोसीडोन अपने हमलों की स्पीड बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे कि तूफान आ रहा हो। तभी ससाकी को एहसास होता है कि वो फिर से समुद्र में डूबता जा रहा है और वो हार मानने की सोचता है। तभी उसके मास्टर और उसके सभी तलवारबाज, सारे महान तलवारबाज उसे आवाज़ देते हैं और वो सब ससाकी का हौसला बढ़ाने लगते हैं। तभी ससाकी उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है और कहता है, मैं भी जीतना चाहता हूँ। फिर पोसीडोन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ससाकी अब उसके हर हमले से बचने लगता है क्योंकि ससाकी उसके आने वाले हज़ारों हमलों को प्रिडिक्ट कर लेता है। फिर ससाकी उसके ऊपर अटैक करके उसका हाथ काट देता है। फिर पोसीडोन दूसरे हाथ से अटैक करता है। ससाकी उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। पोसीडोन की ऐसी हालत देखकर सभी गोड की हालत ख़राब हो जाती है। फिर पोसीडोन अपने मुंह से अटैक करता है और ससाकी उसे ख़त्म कर देता है। ये इंसान और गोड के बीच की लड़ाई में पहली बार हुआ था कि इंसान की जीत हुई थी, जिसके बाद सभी इंसान खुश हो जाते हैं। तीसरे मैच का विजेता ससाकी कोजीरो को बनाया जाता है और इस जीत के बाद सभी गोड की हालत ख़राब हो जाती है। फिर ससाकी वहां से चलने की कोशिश करता है और गिर जाता है। तभी हिरिस्ट अपनी असली फॉर्म में आकर ससाकी को पकड़ लेती है और ससाकी को उस हर चीज़ के लिए थैंक्स कहती है। ससाकी भी उसे थैंक्स बोलता है और कहता है तुम्हारा हर चीज़ के लिए शुक्रिया, और वो दोनों अरीना से चले जाते हैं। सभी गोड जीएस के पास जाते हैं। जीएस कहता है वो इंसान पोसीडोन से ज़्यादा ताकतवर था, बस इतना ही, हमें मानव जाति को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। ऐसा लगता है कि वो वेलकर्निया लोंगडी सच में गोड्स को हराना चाहती है, अब हमें सीरियस होना ही होगा। तभी चिवा गोड कहता है तो ठीक है, अगली बार मैं जाऊंगा, लेकिन जीएस उसे मना कर देता है और कहता है ग्रीक गोड पर इंसानों का उधार बाकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले ग्रीक गोड उस उधार को चुकाए। ये सुनकर एरिस और हरम्स गुस्से में आ जाते हैं। अगले दिन एक और लड़ाई होती है। गोल देखती है ब्रुनहिल्डे हरम से बात कर रही है। गोल पूछने से ब्रुनहिल्डे कहती है कोई खास बात नहीं थे। फिर गोड और इंसानों के बीच में फोर्थ मैच शुरू होता है और इंसानों की तरफ से जो फाइटर आता है वो दुनिया का सबसे बड़ा खूनी, जिसका नाम है जैक द रिपर। ये सुनकर सारे इंसान भड़क जाते हैं कि एक खूनी सबका रक्षक कैसे हो सकता है, और ये गोड उससे लड़ने आता है। वो हेवन और अर्थ के ऊपर सबसे महान योद्धा हरकुलिस होता है, जिसे देखकर सब गोड खुशी से झूम उठते हैं। जैक द रिपर वर्सेस हरकुलिस की ये लड़ाई शुरू हो जाती है। इंसानों की दुनिया खत्म होने के कगार पर है, और ये किसी न्यूक्लियर की वजह से नहीं है या किसी एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से नहीं है, बल्कि जिसने इंसानों को बनाया था उनके हाथों की वजह से है। क्या इंसानियत जीतेगी या फिर गोड जीतकर इंसानियत को ख़त्म कर देंगे? ब्रुनहिल्डे सोचती है इंसानियत को बचाने के लिए मुझे जो हो सकेगा मैं करूँगी, और इंसानों और गोड के बीच रैग्नारोक का मुकाबला चलता रहता है। और अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो इन फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।